नमस्कार। हरियाणा में वोटिंग खत्म हो गई है और वोटिंग के खत्म होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हरियाणा से खत्म हो गई है। ये पहला ऐसा चुनाव है जब लोगों को काउंटिंग का इंतजार ही नहीं है। ये पहले ही पता चल गया कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बोरिया बिस्तर उठ गया है। साथ ही साथ शाम 5 बजे बड़ी उत्सुकता के साथ एग्जिट पोल दिखाने वाला गोदी मीडिया भी बड़ा निराश दिखाई दे रहा है। बड़ी निरस्ता से एग्जिट पोल लोगों के सामने परोसना पड़ गया है। इधर जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। उधर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवाजी और संविधान के नाम पर भयंकर फंस गई है। महाराष्ट्र में भी भयंकर घमासान शुरू हो गया है। इन सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, इतनी उत्सुकता से चिल्ला चिल्ला करके गोदी मीडिया जो शाम 5 बजे से एग्जिट पोल दिखाता था, अब ईरान की खबरें दिखा रहा है, ईरान की लड़ाई दिखा रहा है। रविकांत सर, इतनी उत्सुकता से चिल्ला चिल्ला करके गोदी मीडिया जो शाम 5 बजे से एग्जिट पोल दिखाता था, अब ईरान की खबरें दिखा रहा है, ईरान की लड़ाई दिखा रहा है। क्या लगता है सर, हरियाणा में बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है? ये बात सब अच्छी तरीके से समझ गए? हाँ, इसका मैं दूसरा भी मतलब निकाल सकता हूँ कि गोदी मीडिया आजकल इंटरनेशनल हो गया है। अब उसको दिलचस्पी हरियाणा के चुनाव में नहीं है, क्योंकि मोदी जी की दिलचस्पी नहीं बची। और मोदी जी की दिलचस्पी तो ये थी कि पहला चुनाव होगा 10 साल में ये, जिसमें 2 दिन पहले उन्होंने क्विट कर लिया है। चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन तक नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं अपने सिपहसालार अमित शाह के साथ, वो भी नहीं गए। और मोदी जी के बारे में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए, नगर पालिका के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए जाते हैं। और जब प्रचार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, पर वो खांटी भाजपा के नेता लगते हैं और उससे भी ज्यादा आरएसएस के प्रचारक लगते हैं। फिर वो मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, कपड़ों से पहचानना वगैरह वगैरह सब आने लगता है। भूल जाते हैं चुनाव आचार संहिता क्या होती है, मोदी जी भूल जाते हैं। और उन पर वैसे भी चुनाव आयोग की शर्तें लागू नहीं होती हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस देश को मिला, ये इस देश की खुशनसीबी है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये बता करके लोगों पर उपकार किया कि भाई आपको नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मिला है, आप सोचिए। अरे अब तो अपने आप को अति पिछड़ी माँ के गोद से पैदा हुआ बता रहे हैं। भूल गए वो कि नॉन बायोलॉजिकल है। अचानक वो एक्चुअली माँ उन्हें तभी याद आती है। पहले जन्मदिन पर जाते थे तो 8-8 कैमरामैन लेकर के जाते थे। और माँ एक समय और याद आई थी जब नोटबंदी में लाइन में लोग लगे हुए थे, मर रहे थे, लोगों की शादियां टूट रही थी, राहुल गांधी जाकर के लाइन में लग गए तो मां को लगा दिया, जिस मां की उम्र 80 साल से ज्यादा। अपनी छवि बचाने के लिए जो व्यक्ति अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां को लाइन में खड़ा कर देता है, उसकी मातृभक्ति पर क्या कहेंगे आप? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सवाल खड़े नहीं, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब उन्हें मां इसलिए याद आ रही है क्योंकि वो अति पिछड़ा गरीब मां का बेटा कहने से हरियाणा का 35% ओबीसी देखना नहीं, वो भी जा रहा है। राहुल गांधी ने इधर एक तो मिथुन के यहाँ चले गए, वो नाई जो रायबरेली में, फिर बढ़ई समाज में चले गए, लोहार के यहाँ चले गए, मिस्त्री कारीगर के यहाँ चले गए। तो सारा का सारा तो मोदी जी का जो बचत खाता था, वही खाता था, वो लपेट रहे थे राहुल गांधी। तो सर, मोदी जी तो वैसे भी जाति पर विश्वास नहीं करते थे ना। उनके लिए तो सिर्फ 2 ही 3 जाति हैं, गरीब, किसान, युवा, ये सब जाति पर भरोसा कहाँ करते। नरेंद्र मोदी अचानक से अति पिछड़ा बता रहे हैं अपने आप को। नहीं, मोदी जी तो किसी पर भरोसा नहीं करते। मोदी जी सिर्फ कुर्सी पर भरोसा करते हैं, सिर्फ सत्ता पर उनका भरोसा है। मुझे लग रहा है कि हार की डर इतना बुरा असर कर गया है कि अब भूलने भी लग गए हैं कुछ, या फिर ये 75 साल वाला कुछ असर है? ये उम्र का भी असर है, ये उम्र का असर है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब आप रिटायर्ड हो जाइए, मार्गदर्शक मंडल में रहें अपने गुरु आडवाणी जी के साथ, वो बेहतर है। लेकिन मोदी जी के लिए वास्तविकता सिर्फ कुर्सी है, बाकी सब आभासी दुनिया है। और आभासी दुनिया को जुमले दे देना, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, किसानों को आय दोगुनी, अच्छे दिन के वादे, ये सब वो कर देंगे
क्योंकि वो उनके निगाह में आते ही नहीं। वो फिर आप देखिए दिन में 3-4 ड्रेस बदलना, और वो ड्रेस सूट बूट वाला जो राहुल गांधी ने कहा था, जिस पर सोने से नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। तो मोदी जी तो वो है। अब 10 साल के बाद मोदी जी कहां खड़े हैं, ये लोग देखने लगे। इस देश के लोगों ने मोदी जी की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। आपने बहुत ताली थाली बजवाई, लेकिन अब लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को शांति नहीं मिली, उसके उल्टे आपने भय पैदा किया, विभाजन किया। तो ये जो परिस्थितियां बन गई, उस वजह से लोग अब न तो मोदी जी को देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि सिर्फ 4 रैलियों के बाद मोदी जी ने क्विट कर लिया हरियाणा से। 4 रैलियां, और उसकी वजह 5-5 हजार से ज्यादा की भीड़ नहीं जुट रही थी। और मोदी जी को तो आदत है आगे कम से कम 5,000 लोग मोदी मोदी करें, और टोटल रैली में अगर 5,000 लोग हो तब क्या होगा। तो इसीलिए मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया, उन्होंने हार स्वीकार कर ली। और अब मुझे लगता है कि वो गोदी मीडिया के जरिए अपनी छवि को बचाना चाहते हैं, इसलिए अब एग्जिट पोल नहीं आ रहे हैं। अब ईरान और इजराइल और यही सब आएगा, फिलिस्तीन आएगा। बिल्कुल। तो सर, देश की राजधानी के बाद देश की आर्थिक राजधानी से भी क्या भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना दिखाई दे रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान और शिवाजी की बात करके चुनाव की शुरुआत तो महाराष्ट्र में कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी जी तो पहले से ही शिवाजी के लिए माफी मांग रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को जो लोग कहते थे कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी ने आज हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वो आज ही आगाज कर दिया महाराष्ट्र में। और आगाज किस पे किया? आगाज किया 2 मुद्दों से, भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और शिवाजी। ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र अंबेडकर की धरती है, पूरा आपका विदर्भ का इलाका, पूरा मराठवाड़ा, जहां डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव बियॉन्ड दलित, वो केवल दलितों के नेता नहीं है अकेले। और संविधान को बचाने की मुहिम जो चली थी, उसके 2 बड़े राज्यों में, सबसे बड़े जो बड़े राज्य हैं, सबसे ज्यादा असर हुआ था उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और यहीं से बीजेपी की हार 240 पे आकर के अटका देती है। महाराष्ट्र में तो और ज्यादा दुर्गति हुई, 48 में से केवल 9 सीटें जीत सकी बीजेपी। जब मोदी जी ने महाराष्ट्र को बचाने की हर संभव कोशिश की, मैं उस समय था, नागपुर में था 14 अप्रैल को, और मैंने देखा कि नागपुर में नितिन गडकरी की सीट फंसी हुई थी। गलियों गलियों घूम रहे थे नितिन गडकरी पहली बार, तब मुश्किल से जीत पाए हैं वो, क्योंकि वहां का जो अंबेडकराइट तबका है, जो माहौर समाज है, दलित समाज है, वो आरपीआई को भूल रहा था। जो वहां दलितों की 2-3 बड़ी पार्टियां हैं, जैसे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, रामदास अठावले की पार्टी है, इन प्रकाश अंबेडकर पहली बार महाराष्ट्र के चुनाव में किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आए, खुद अपनी सीट गंवाई उन्होंने। और ये वोट कहां गया? कांग्रेस की तरफ गया, महाविकास अघाड़ी को गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 9 पर आकर के रुक गई और सूपड़ा साफ हो गया। इस तरह से महाराष्ट्र महाराष्ट्र सोशल जस्टिस की पुरानी जमीन है, उत्तर प्रदेश से भी पुरानी, जहां शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर, ये बड़ी फेरिस्त है, जहां आरक्षण की शुरुआत हुई। बांटने वाले जश्न मनाएंगे, मोदी कह रहे हैं हम बट गए तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे महाराष्ट्र में। अब लग रहा है कि इनके पास अपना सब सेट पैटर्न है, एक ही पैटर्न पर सारे चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी भूल गए हैं कि वहां के लोग इस समय गुजराती बनाम मराठी पर चुनाव लड़ रहे हैं। सारी कंपनियां उठा करके मोदी जी ले गए गुजरात। जो गुजरात से सटा हुआ गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र है, वहां पे बहुत गुस्सा है इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ। सारा आप उद्योग धंधा उठा करके ले गए गुजरात, सारी बड़ी कंपनियां आप उठा करके ले गए। और राज कौन कर रहा? अंबानी और अडानी जैसे गुजराती मुंबई में राज कर रहे हैं। तो मराठों में इस बार क्या है ना कि गुजरातियों के खिलाफ
मोदी और शाह के खिलाफ गुस्सा ज्यादा है। मराठी अस्मिता नए सिरे से सामने आ रही है। मराठी अस्मिता, अम्बेडकराइट अस्मिता, ये दो जुड़ रही हैं। और दूसरा ओबीसी जो तबका है वहां पे, जो शिवाजी महाराज वाला है, शाहू जी महाराज वाला है, ज्योतिबा फूले वाला है, वो एक साथ राहुल गांधी के साथ। आपको याद होगा प्रज्ञा जी, भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से गुजरी थी, उसके बाद जो सर्वे हुआ था वो महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा हुई थी। पहली बार जी, किसी भी राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुने गए। महाराष्ट्र में। और आज की तारीख में साउथ का मुझे नहीं पता, अभी सर्वे वहां आए हैं कि नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वे क्या कह रहा था लोकसभा चुनाव में कि प्रधानमंत्री की पसंद नंबर 1 राहुल गांधी। और वही स्थिति कमोबेश आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में चुनाव राहुल गांधी और उनकी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पर केंद्रित है। संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई पर केंद्रित है। राहुल गांधी ने आज कोल्हापुर में जो संविधान सम्मान सम्मेलन में गए थे बतौर चीफ गेस्ट, उसमें उन्होंने वो बातें फिर से दोहराई जिन बातों को वो लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे। और महाराष्ट्र में लगातार जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है वो इन 10 सालों में बढ़ा है। और वो नरेंद्र मोदी, आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ खड़ा हुआ है इस समय पूरे देश में। उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो सकता है, यूपी है, पंजाब है, मतलब जिन राज्यों में मैं खुद गया हूं वहां पर बुद्धिज्म को लेकर के बड़े आंदोलन चल रहे हैं। जमीन पर लोग काम कर रहे हैं। और ये किसके खिलाफ है? आरएसएस के हिंदुत्व के खिलाफ। वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, आरएसएस के हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ है। महाराष्ट्र तो केंद्र है और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन बचा ही नहीं सकती। वो चाहे, अब चूंकि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक विभाजन के आसार ज्यादा है, वहां मौके ज्यादा है। हरियाणा में इसलिए संभावना कम बनी क्योंकि वहां 7% मुसलमान केवल और 5% सिख था जो लाठी लेकर के खड़ा हुआ था। महाराष्ट्र में मुस्लिम की संख्या ज्यादा है जी। इस आधार पर आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं अगर हम बट गए तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। यस। अभी वो बिहार में अगर बीजेपी हार रही थी तो पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे थे। अब क्या हो जाता है इन लोगों की नहीं समझ में आता। फिर चले जाएंगे बिरयानी खाने के लिए। सर एक चीज देखने को मिल रही है कि इन बीजेपी के पास सिर्फ एक सेट पैटर्न ही है, वही राहुल गांधी को पप्पू साबित करना, झूठ बोलना, कांग्रेस की बुराई करना, कोसना, पुरानी सरकारों के काम याद दिलाना। ये सब सारी चाणक्यगिरी कहाँ चली गई है सर? नहीं, ये इनको डेमोक्रेसी में सत्ता चलानी आती नहीं। या तो ये राजतंत्र में तब्दील हो जाए, फिर उस समय आपकी जवाबदेही नहीं है ना, विपक्ष को आपको एंटरटेन करना नहीं है, लोगों से मतलब है नहीं, 5 साल में लोगों के बीच में जाना नहीं है। तो ये आदि राजतंत्र के हैं, सत्ता बिल्कुल चलानी नहीं आती है। इसीलिए सारी संस्थाओं पर कब्जा करना जानते हैं और इन्हें किसी संवाद करना आता नहीं है, आलोचना सह नहीं सकते हैं। तो मनमानेपन की जो राजनीति है उसको ये करते रहे। लेकिन अब सामना राहुल गांधी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन से है। विपक्ष इस समय बेहद मजबूत है, 230 के आसपास संख्या है विपक्ष की। महाराष्ट्र में विपक्ष बेहद संगठित है, महाविकास अघाड़ी। तो आपके पास अब क्या है ना कि विमर्श जो चल रहा है, विरोध जो हो रहा है, उस विरोध का सामना करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आदि नहीं है ये। जैसे विरोध का सामना कांग्रेस पार्टी करती थी सत्ता में रहते हुए, इनकी आदत में नहीं है क्योंकि ये लिबरल कतई नहीं है। इसी वजह से इनके सामने ये मुश्किलें हैं और कई बार उसी चक्कर में सेल्फ गोल कर जाते हैं। अब आप केवल विभाजन पर, तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके दृष्टिकोण में ही नहीं है डेवलपमेंट। आपने क्या 10 साल में कोई विश्वविद्यालय बनाया? आपने 10 साल में कोई नया शहर बनाया? आपने 10 साल में कोई बड़ी कंपनी खड़ी की? भाई एनटीपीसी
और ओएनजीसी जैसी कोई और नवरत्न कंपनी खड़ी कर सकते थे आप। आपने कोई आईटी हब बनाया, जैसे पहले गुड़गांव बन गया, आपका हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, क्या हुआ इस तरह का? यहां तो कोरोना काल में जो निपट गए शहर, वो निपट गए। आपने ठेके किसको दिए? अंबानी और अडानी को। एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, बिजली घर बेच दिए, कोयले की खदानें बेच दी, हंसदेव के जंगल बेच दिए, वो तो बच गए किसानों के खेत। 13 साल 13 महीने तक जमे रहे बेचारे, 750 शहीद हो गए। तो आपको नीति बनाना आता ही नहीं है, बेचना आता है। अब कब तक बेचेंगे आप? जो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वही बेच बेच करके आप खाए पूरा बराबर। तो जिनके दृष्टिकोण में ही नहीं है, डेवलपमेंट का डी नहीं है, और बना रहे विश्व गुरु और 47 में विकसित भारत। विकसित भारत केवल क्या बोलने से होता है, या रोजगार जब तक नहीं, ये सबसे नौजवान देश है भारत। नौजवानों के हाथ में अगर काम आएगा तो ये ताकतवर होगा ना, तो इसकी इकोनॉमी रन करेगी ना। आप ड्रग्स मिल रहा है, नौजवानों को खोखले हो रहे हैं अंदर से। ये भारत बनेगा कि ये भारत तो खत्म हो रहा है अंदर से। आपने 81 करोड़ लोगों को लगा दिया लाइन में भिखमंगों की तरह। इससे देश बनता है क्या? आपकी जिद है कि हम अडानी को दुनिया का नंबर 1 का अरबपति बना देंगे। बन भी जाए। अरे कोरोना काल में जो दवा की 5 कंपनियां थी, इनका टर्नओवर 5 गुना हो गया। उससे भारत का क्या बना? दवा की और अभी आप देख लीजिए, पैरासीटामोल से लेकर के पिछले 3 साल में देख लीजिए दाम कितने हुए, 3 गुना दाम हुए। बिल्कुल। इसकी मार किस पे पड़ती है? गरीब आदमी पे पड़ती है, आम आदमी पर। अच्छा सर, देखिए एक चीज और भी है कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी पहले ही, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है इसलिए बहुत जरूरी है, हरियाणा का चुनाव तो एक तरीके से रिजल्ट पता ही है लोगों को, लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहले ही शिवाजी के मामले में माफी के बल बैठे हुए हैं। उधर राहुल गांधी ने संविधान और शिवाजी की बात करके, ये मुद्दे उठा करके बहुत जबरदस्त फाइट कर दी है और बीजेपी को घेर लिया एक तरीके से। ऐसे में नरेंद्र गुजरात लॉबी के लिए कितना मुश्किल होगा महाराष्ट्र का चुनाव, एक तो मैं ये समझना चाहूंगी, और कांग्रेस की रणनीति पर क्या असर पड़ने वाला है शिवाजी के मुद्दे से और संविधान के मुद्दे को लेकर। देखिए प्रज्ञा जी, आज के महाराष्ट्र में सबसे बड़े नायक महाराज शिवाजी है जी। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति टूटी, वो भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से। और उसकी वजह क्या थी कि सरिया उसमें लगा करके मूर्ति खड़ी की गई। इसका मतलब है कि कम से कम 80% रकम खाई गई उसमें, घनघोर करप्शन। तो आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, शिवाजी महाराज को राष्ट्र नायक बना करके पूजेंगे, और कर क्या रहे हैं आप? करप्शन। माफी मांग ली ना मोदी जी ने। माफी मांगने से क्या होता है? आपने अयोध्या बनाया, राम मंदिर में पानी टपक रहा था, सड़क धंस गई थी, फिर माफी मांग लीजिए। तो जिस राम के आप आराधना करते हैं, वो राम माफ कर देगा क्या? किसानों से भी वो राम माफ करेगा क्या? माफी से काम नहीं चलता। आप छोटी मोटी कोई गलती कर जाए तो चल जाएगा, ये तो सरेआम हो रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब तो लग रहा है कि भर भर के दूंगा मैं, बिल्कुल पैकेट में ले जाओ। कुछ तो नीरव मोदी टाइप के निकल गए पहले ही। अब कुछ अडानी साहब को दुनिया का नंबर 1 अरबपति बनाना है, और जो आपका झंडा ढोएंगे उनको आप ठेके देंगे। और क्या कर रहे हैं वो? शिवाजी के प्रति जो अपमान किया इस सरकार ने, उसको लेकर के बहुत गुस्सा है। इस मुद्दे को शिवसेना यूबीटी ने भी उठा लिया है, राहुल गांधी ने भी उठा लिया है। हाँ, बिल्कुल। और संविधान का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, ये 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं और इनके पास कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है, या तो काउंटर नैरेटिव आपके पास हो, तो माफीनामा कभी नैरेटिव बन सकता है क्या चुनाव में? नेवर। वो तो खैर उनकी फितरत है, वो वीर सावरकर के चेले हैं, जिन्होंने 6 बार माफी मांगी थी अंग्रेजों से कि हमको रिहा कर दीजिए, उसी महाराष्ट्र में। और राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो महाराष्ट्र में ही खड़े होकर के सावरकर को कहता है कि माफी भी।
ये इसको कहते हैं निर्भयता, इसको कहते हैं हिम्मत। तो आज जो नैरेटिव सेट किया एमबीए ने, महाविकास अघाड़ी ने और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, उसके अगेंस्ट कोई काउंटर नैरेटिव बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार के पास नहीं है। दूसरा, सिर्फ फटव्वल बहुत है बीजेपी के भीतर। बिल्कुल है, महाराष्ट्र में जबरदस्त। बीजेपी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। और मैं अभी आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने नागपुर में जो मीटिंग ली, उसमें पहला ही वाक्य उनका था कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा शरद पवार के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में, आपको चुनाव एक साथ लड़ना है। और जब कार्यकर्ता नाराज हुए तो दूसरे दिन बयान दिया कि अगले चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, माने अगले में अकेले लड़ेंगे। लेकिन कार्यकर्ता बेवकूफ है क्या आपका? मेहनत वो करेगा, बूथ वो संभालेगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? एकनाथ शिंदे। अजीत पवार जिनको चक्की पिसवा रहे थे, देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी कह रहे थे जेल जाएंगे, वो पता लगा वो डिप्टी सीएम बने बैठे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो अपने कार्यकर्ताओं को ठगा है। आधी बीजेपी, बल्कि हो सकता है ज्यादा हो, मैं तो कम कह रहा हूं, आधी 70% बीजेपी के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। आरएसएस के अधिकांश लोग इस समय गुजराती लॉबी से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, सरकार का, संगठन का बचाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब तो साफ हो जाएगा मैदान। अगर इस, और जब होता, हमेशा होता है, जब भी ज्यादा केंद्रीकृत कोई सरकार होती है, पार्टी होती है, और जैसे ही वो लीडर कमजोर पड़ता है, वैसे ही ऊपर भरभरा करके गिर जाती है। ये इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण है। सम्राट अशोक का उदाहरण, इतना मजबूत सम्राट, और जैसे ही उसके उत्तराधिकारी कमजोर पड़े, वो भरभरा करके गिर गया साम्राज्य। मुगल काल में औरंगजेब, जिसने भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उस दौर का, मिडिल एज का, उसके मरते ही साम्राज्य भरभरा करके गिर गया। मोदी जी ने बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी कर दिया, सेकंड लीडरशिप रहने नहीं दी। और तो एक गडकरी है जो कभी कभी को भी बड़ी नाराजगी दिख रही है, बहुत नाराज, इस बात से नाराज है। इसीलिए महाराष्ट्र में तो बहुत मुश्किल है। और अब आरएसएस साथ में भी खड़ी हो तो भी नहीं है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को जानता हूं, महाराष्ट्र में कई बार गया हूं, और उस नागपुर में मैंने विदर्भ में बात की। विदर्भ तो वैसे ही पुराना कांग्रेस का इलाका है। विदर्भ में सिर्फ एक सीट जीती है नितिन गडकरी की, वो भी हारते हारते जीते। तो लोकसभा चुनाव में और अभी कितना वक्त गुजरा है, अभी तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल भी नहीं है, और मोदी जी के पक्ष में भी कोई माहौल नहीं बना। हिंदू गुजरात लॉबी जो हिंदू मुसलमान का माहौल तैयार करती है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और लग रहा है कि उसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। हाँ, नहीं, वो खत्म हो गया। वो हिंदुत्व का एजेंडा, जब आप अयोध्या में ही चुनाव हार गए तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? आप चित्रकूट में चुनाव हार गए तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? मोदी जी काशी में कैसे बचे हैं, ये हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। और अगर कहीं वैष्णो देवी में हार गए, अभी जम्मू कश्मीर का रिजल्ट 8 तारीख को आ रहा है ना, और वैष्णो देवी में हालत इनकी खराब है, जल्दी से बता दें। हाँ, और वहां भी हार गए तो आप क्या करेंगे? तो नैरेटिव अब नहीं है। और 2-3 चीजें होती है जो चुनाव में आपको हराती जिताती। एक तो नैरेटिव जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, फिर लीडरशिप, वो जो चेहरा जो चुनाव जिताऊ होता था वो अब बचा नहीं। नरेंद्र मोदी का ब्रांड, तीन राज्य के हाथ से गए तो क्या विदाई तय है गुजरात लॉबी की? डेफिनेटली मुझे लगता है कि आरएसएस का जो शिकंजा कस रहा है, पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है ये देखना है। इसलिए अभी हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं कोई निर्णायक बयान नहीं दूंगा कि क्या होगा, लेकिन हाँ, अब की जो परिस्थितियां हैं उससे ये लगता है कि आरएसएस कोई सख्त कदम उठाने जा रहा है। अच्छा, उसमें एक कदम ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल में विदा हो, एक ही हो सकता है, या पार्टी में, संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का हो। संजय जोशी हो सकते हैं, वसुंधरा राजे हो सकती हैं। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया।
दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में बीजेपी की हालत कितनी टाइट है और कितनी बुरी है, ये इससे पता चल रहा है कि हरियाणा छोड़ महाराष्ट्र भागना पड़ गया है गुजरात लॉबी को। अब फिलहाल तो अभी इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा में। हमें दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और क्या कुछ घटित हो रहा है वो सब बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको प्रज्ञा का नमस्कार, जय हिंद।